Hello friends, yesterday we talked about the living world in which I mentioned of the characteristics of the living being. कल हमने जैव जगत चैप्टर को प्रारंभ किया था जिसमें हमने जीवों के लक्षण के बारे में बात करी थी। आज मैं उसके आगे प्रोसीड करने जा रहा हूं, वो है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होती है? जीवों का यदि हम सिस्टमिक अरेंजमेंट करके, व्यवस्था करके, क्रमवार यदि अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग सिस्टमैटिक कहते हैं। सिस्टमैटिक के अंतर्गत दो शाखाएं आती हैं। नंबर 1 टैक्सोनॉमी, जिसे हम लोग वर्गीकी कहते हैं, और दूसरी शाखा फाइलोजेनी, जिसे हम लोग जातिवृत्तीयता कहते हैं। अब इसी जातिवृत्तीयता को जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन भी कहा जाता है। जैव विकास से क्या तात्पर्य है? डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल फ्रॉम सिंपलर वंस। जटिल जीवों की उत्पत्ति सरल जीवों से किस प्रकार से होती है, उसके अध्ययन को हम जैव विकास कहते हैं। वर्गीकी शब्द जो है वह A.P.D. कैंडोल के द्वारा दिया गया। इसके अंतर्गत कई चरण आते हैं। चरण का मतलब स्टेप्स आते हैं। उनमें से पहला चरण कैरेक्टराइजेशन होता है। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर माने लक्षण, यानी कि जब आप जंगल में जाकर किसी जीव को ढूंढने की कोशिश करते हो तो उसमें कैरेक्टर तो देखो कि जीव के कैरेक्टर या लक्षण है या नहीं। कल हमने बात करी थी वृद्धि, जनन, कोशिकीय संगठन, उपापचय मेटाबॉलिज्म, चेतना कॉन्शियसनेस। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लक्षण हो गए साहब। उसके बाद में दूसरा चरण आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना। आप देखोगे कि ये जीव पौधा है या जंतु है। सभी जानते हैं पौधे और जंतुओं में क्या क्या अंतर होते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर वो यह है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, कि पादप और जंतुओं के मध्य में मूलभूत अंतर किसके कारण होता है? तो आंसर होता है सेल वॉल। तीसरा आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर को हम लोग नामांकरण कहते हैं। नामांकरण
नाम रखना। नाम रखने के लिए यदि वो पौधा है, प्लांट के लिए फॉर प्लांट, एक संस्था है जिसे हम लोग ICBN कहते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, नीट में ये आ चुका है। और यदि कोई एनिमल है, यानी कि जंतु है, कोई नया जंतु की खोज हुई, उसका नाम रखना है अपने को, तो उसके लिए जो संस्था है वह है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ICBN, अब इसको उल्टा कर दो NB, अगर बी एंड में आएगा तो वो बैक्टीरिया के नॉमेनक्लेचर के लिए उत्तरदायी होगा। ICTV, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द टैक्सोनॉमी ऑफ द वायरस, वायरस के नामांकन के लिए वो संस्था है। एनीहाउ, अब हमको नामांकन करना है तो NCERT में जीवों के नामांकन के लिए एक ही पद्धति दे रखी है। वैसे तो बहुत सारी पद्धति होती हैं, वर्निकुलर नॉमेनक्लेचर, जिसमें स्थानीय नाम के आधार पर नामांकन होता है या नाम रखा जाता है। एक होता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, एक होता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो मैं NCERT के हिसाब से डील कर रहा हूं, जिसमें हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का जिक्र करने जा रहे हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसे हम लोग द्विनाम पद्धति कहते हैं, तो ये रही हमारी द्विनाम पद्धति। हमारी NCERT कहती है कि यह पद्धति जो है कैरोलस लीनियस ने दी थी, हम यही याद करेंगे, हालांकि वो गलत है। एक्चुअली द्विनाम पद्धति जो थी वह गैस्पर बॉहिन ने दी थी, और गैस्पर बॉहिन ने एक पुस्तक में ये द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था पाइनेक्स थिएट्री। कैरोलस लीनियस तो उस पद्धति को प्रचलन में लेकर आया था, प्रैक्टिस में लेकर आया था। He should not get the credit for it. इसके लिए उसको क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया था, ये हमारी NCERT बोलती है, तो हम उसी को याद करेंगे। इस पद्धति के अनुसार किसी भी नाम की, नेम की दो भाग होते हैं। जैसे कि आम का देते आ रहे हैं, जब से होश संभाला है केवल एक ही उदाहरण देते हैं, आम का। और आम को हम लोग मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। सो दिस इज योर मैंजीफेरा एंड दिस इज योर इंडिका। क्या नियम है इसके? NCERT में दे रखे हैं वो नियम, वो पूछ लेते हैं। ये जो है पहला भाग जो होता है, यह वंश यानी कि जेनेरा को निरूपित करता है, और दूसरा भाग जो होता है वह जाति को निरूपित करता है। इस प्रकार से नाम की दो भाग होते हैं, पहला वंश यानी कि जेनेरा,
दूसरा जाति यानी कि स्पीशीज। जो वंश होता है उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल माना जाता है या रखा जाता है, और जाति के नाम का पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। तीसरा पॉइंट, इनको टेढ़ा टेढ़ा लिखा जाता है यानी कि इटैलिक्स में लिखा जाता है। और कौन सी भाषा में लिखा जाता है? तो आंसर होता है लैटिन भाषा में। दोनों को लिखने के बाद में सेपरेटली, पृथक पृथक रूप से अंडरलाइन किया जाता है। जब यह कार्य पूरा हो जाता है तो जिस व्यक्ति ने यह लैटिन भाषा वाला साइंटिफिक नेम दिया है उसके एंड में सफिक्स के रूप में जिस व्यक्ति ने दिया है उसको ऐसे लिख देते हैं। अपनी एनसीईआरटी ऐसे कहती है, लेकिन मैंने देखा है कई किताबों में कि वो एल ब्रैकेट में लिख देते हैं लीनियस को प्रदर्शित करने के लिए। यह है द्विनाम पद्धति। अब जो द्विनाम पद्धति होती है उसके अंदर जो नामांकरण किया जाता है, यह नामांकरण में कितने लेटर्स मिनिमम होने चाहिए और कितने लेटर्स मैक्सिमम होने चाहिए, ये अपनी एनसीईआरटी की किताब में नहीं दे रखा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 होने चाहिए। अब बात चलेगी कि क्या और भी नॉमेनक्लेचर्स हैं, क्या और भी नामांकरण पद्धतियां हैं? तो आंसर होता है जैसे कि ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को हम त्रिनाम पद्धति कहते हैं, यानी कि 3 नाम वाला नाम, 3 भाग वाला नाम। कौवा जो होता है वो कौवा ही होता है, काले रंग का होता है, लेकिन कौवे का द्विनाम के हिसाब से क्या नाम है? कॉर्वस स्प्लेंडस। ये तो हो गया द्विनाम। हमारे हिंदुस्तान के कौवे का नाम, उसकी जो उपजाति है वो स्प्लेंडस ही है। जैसे अपन लोगों का क्या नाम है? होमो सैपियंस, द्विनाम के अनुसार। लेकिन अगर त्रिनाम की बात चलेगी तो हमारा नाम क्या था होता है? होमो सैपियंस सैपियंसिस। तो सैपियंसिस इज योर सब स्पीशीज। ये हिंदुस्तान का कौवा। बर्मा का ले लो, कॉर्वस स्प्लेंडस इंसोलेंस। श्रीलंका का कौवा ले लो, कॉर्वस स्प्लेंडस प्रोटिगेथस। अब ये 2 चीज कॉमन है। ये तीसरा भाग जो है सब स्पीशीज को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब ये त्रिनाम पद्धति को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपन बात करेंगे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कैटेगरी क्या है। कैटेगरी को हम टैक्सॉन भी कहते हैं। कैटेगरी को हम
रैंक भी कहते हैं। तो ये सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक रैंक, ये तीनों एक ही शब्द है। आपसे अगर कोई पूछता है कि कैटेगरी क्या होती है, तो आप कहेंगे इट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यह वर्गीकरण की इकाई है। इट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की इकाई है। अब बात चलती है कि कैटेगरीज कितनी होती है, तो आप कहेंगे 7 कैटेगरीज होती है। और ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहलाती हैं, यानी कि अविकल्पी कैटेगरी कहलाती है। क्या जरूरत पड़ी थी इनको बनाने की? हम अपना उदाहरण लेते हैं। अपन मानव हैं, हमको कौन से जगत में रखा गया है? जंतु जगत में। फाइलम कॉर्डेटा है। हमारी क्लास क्या है? मेमेलिया। तो ये जो किंगडम है, 2 तरह के किंगडम हो गए साहब। एक कहलाया प्लांट किंगडम, दूसरा कहलाया एनिमल किंगडम। किंगडम का मतलब जगत और एनिमल का मतलब जंतु। तो ये जंतु जगत हो गया। तो ये पादप जगत हो गया, प्लांट्स इसमें रखे जाते हैं। हमारी एनसीईआरटी यूं कहती है कि IUCN के अनुसार, अकॉर्डिंग टू IUCN, 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख प्लांट और एनिमल हैं, जिनमें से प्लांट की संख्या कितनी है? 0.5 मिलियन और एनिमल की संख्या कितनी है? 1.2 मिलियन। अब ये जो क्वेश्चन बन सकता है सिंपल सा कि पृथ्वी पर जंतुओं की संख्या पादप के समान है, यानी द नंबर ऑफ एनिमल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट। गलत हो गया। नंबर ऑफ प्लांट इज ग्रेटर देन एनिमल। गलत हो गया। नंबर ऑफ एनिमल इज ग्रेटर देन प्लांट, ये सही हो गया। तो ट्रू एंड फॉल्स के अंदर हमको ये इस प्रकार से क्वेश्चंस बनाकर देते हैं। प्लांट किंगडम में हमने सुना है थैलोफाइटा भी होते हैं, ब्रायोफाइटा भी होते हैं, टेरिडोफाइटा भी होते हैं, स्पर्मेटोफाइटा भी होते हैं। ऐसे जंतुओं के अंदर कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, तो यार इतने सारे को एक साथ तो अध्ययन नहीं कर सकते हम। तो हमें क्या करना पड़ता है कि पादप जगत से मैंने बोला है तेरे में सारे प्लांट आगे कैसे अध्ययन करेगा? तो पादप जगत प्लांट किंगडम ने बोला कि सर हमने इसको आगे बांट रखा है एक कैटेगरी के अंदर। मैंने कहा वो कौन सी कैटेगरी है? तो उसने बोला सर वह डिवीजन कैटेगरी है, प्रभाग जिसे हम लोग कहते हैं। मैंने कि क्या मतलब हुआ? कैसा देखो थैलोफाइटा जो है प्रभाग है, डिवीजन है। ब्रायोफाइटा, मैंने कि थैलोफाइटा में तो एल्गी आती है, फंगस आती है, लाइकेन आती है, बैक्टीरिया आता है आज की डेट के अंदर। कि सर हमने फिर उसको और अध्ययन करने के लिए
आगे और छोटी कैटेगरीज के अंदर बांट दिया। तो डिवीजन को उन्होंने काय में बांटा? क्लास में, यानी कि वर्ग में। वर्ग को हमने ऑर्डर में बांटा, यानी कि गण में बांटा, क्योंकि एक क्लास के अंदर अनेक गण होंगे। जिस प्रकार से एक जगत के अंदर अनेक डिवीजन हुए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। फिर थैलोफाइटा की बात करते हैं अपन, तो उसमें 4 क्लासेस आ गई, एल्गी, फंगस, लाइकेन, बैक्टीरिया वगैरह। ऑर्डर को फैमिली में बांटा। फैमिली को हम लोग कुल कहते हैं। फैमिली के बाद में एक फैमिली में बहुत सारे जीनस होंगे, यानी कि वंश होंगे, और एक जीनस की अंतर्गत अनेक जातियां होंगी। तो मैंने इसको टेढ़ा टेढ़ा लिखा है, इसको बोलते हैं हायरार्कियल मेथड, यानी कि पदानुक्रमण विधि कहते हैं। अब इसमें कितनी कैटेगरीज हो गई, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 कैटेगरी बोली। कैसी कैटेगरीज है? ऑब्लिगेट कैटेगरी। हम मेमेलिया में आते हैं तो हमारी क्लास मेमेलिया ही रहेगी। हम फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं तो हमारा फाइलम जो है वो कॉर्डेटा ही रहेगा। अब यहां पर और प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में इस कैटेगरीज के अरेंजमेंट में एक ही अंतर है। डिवीजन के स्थान पर यहां पर फाइलम यानी कि संघ का उपयोग किया जाता है। बाकी एवरीथिंग इज सेम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसको भी टेढ़ा लिखते हैं, यानी कि हायरार्कियल मेथड में लिखते हैं। अब मैंने कोई शब्द लिखा, मैंने कोई कैटेगरी लिखी और मैंने आपसे पूछा कि भाई ये कैटेगरी का नाम बताओ। तो इसके लिए यदि नाम के पीछे फाइटा लगा हुआ हो, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, सब में फाइटा लग रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया तुम्हारा? डिवीजन। क्लास की बात करते हैं तो कई वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि यदि नाम के पीछे ऑप्सीडा लगा हुआ हो, ब्रायोप्सीडा, टेरोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, ऑप्सीडा लग गया, इसका मतलब वो क्लास को शो कर रहा है। ऑर्डर की बात करते हैं तो नाम के पीछे यदि एल्स लिखा होता है तो हम मान लेते हैं कि ये कैटेगरी ऑर्डर गण को रिप्रेजेंट कर रही है। फैमिली की बात करते हैं तो नाम के पीछे सफिक्स के रूप में क्या लिखा हुआ रहेगा? एसी, जैसे एपीएसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, 300 फैमिलीज हैं। सबके नाम के आगे यानी कि लास्ट में एसी अगर लिखा हुआ है तो वह फैमिली कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जीनस और स्पीशीज सब अलग अलग होगी। 5 लाख प्लांट है, 12 लाख जो है एनिमल है। अलग अलग प्लांट के जीनस अलग अलग होते हैं। अब हम ऊपर से नीचे आए तो हमने आपको पूछा, मैंने कि बेटा ये बताओ इन 7 कैटेगरीज में से सबसे अधिक डायवर्सिटी कौन सी कैटेगरी में मिलेगी? बोलो। तो इसका आंसर जाएगा इसमें, उसमें दुनिया भर के प्लांट आ गए। फिर डिवीजन में डायवर्सिटी कम होगी, फिर क्लास में
और कम होएगी, ऑर्डर में और कम होएगी, अंत के अंदर एक पौधा आ जाएगा। इधर देखो, ये एनिमल किंगडम है और इस एनिमल किंगडम को के द्वारा मैं पहले बताता हूं ये कि एक किंगडम में अनेक डिवीजन होते हैं, एक डिवीजन में अनेक वर्ग होते हैं, क्लास होते हैं, एक क्लास में अनेक ऑर्डर गण होते हैं, एक ऑर्डर में अनेक फैमिलीज होती है, एक फैमिली में अनेक वंश होते हैं, एक जीनस में अनेक स्पीशीज होती हैं। आप एक चीज सीखो, बड़ा अच्छा पॉइंट दे रखा उन्होंने। मैंने बोला भाई अनाज है मेरे पास, क्या है वो? कैटेगरी है। एक ने बोला मेरे साहब मेरे पास में चावल है, मैंने कहा चावल भी कैटेगरी है, गेहूं वो भी कैटेगरी है। चावल का बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, वो भी कैटेगरी है। कुत्ते का एग्जाम्पल दे रखा है अपनी किताब में। अब कुत्ते कई प्रकार के होते, तो कुत्ता भी कैटेगरी है, और जो पॉमेरियन कुत्ता वो भी कैटेगरी है, एल्सीशियन है वो भी कैटेगरी है। यानी कि एवरी नेम, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द कैटेगरी। ओके, चलिए अब हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो बताओ डायवर्सिटी बढ़ेगी या घटेगी? सबसे ज्यादा डायवर्सिटी यहां पर और सबसे कम यहां पर, यानी कि विविधता घटेगी, डायवर्सिटी डिक्रीजेस। तो क्या बढ़ा? समानता बढ़ी, सिमिलरिटी इंक्रीजेस। समानता बढ़ती है। अब उल्टे आओगे तो घटेगी जगह बढ़ जाएगी, समानता इधर बढ़ रही थी इधर घटेगी। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, अपना एक 4 एग्जाम्पल दे रखे उन्होंने अपने चार्ट में। टेबल 1.1 वाली है, उन्होंने 4 का वर्गीकरण दे रखा है। मानव का, मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी का, आम का भी दे रखा है। आम में ध्यान रखना, वो ऑर्डर पूछ लेगा कि आम का गण बताइए, तो आंसर होता है सैपिंडेल्स। और आम की फैमिली क्या है? तो उसमें उन्होंने दे रखा है एनाकार्डियेसी। वो 4 उदाहरण याद कर लेना, नीट में वहां से बनता है। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में से वो क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक किंगडम में अनेक फाइलम, एक फाइलम में अनेक क्लास, एक क्लास में अनेक ऑर्डर, एक ऑर्डर में अनेक फैमिली, एक फैमिली में अनेक जीन, एक जीनस में अनेक स्पीशीज आती हैं। एक एग्जाम्पल में बहुत बढ़िया दे रखा है एनसीईआरटी ने, वो घुमा सकता है आपको कि एक ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, ये रहा। ऑर्डर में कौन आता है? फैमिलीज। तो उन्होंने बताया कि साहब ये 2 फैमिलीज हैं, एक है कॉर्नवॉल्व्यूलेसी और एक फैमिली है सोलेनेसी। बात समझ आई? सोलेनेसी तो अपन पढ़ लेंगे, जो मॉर्फोलॉजी के अंदर सोलेनेसी फैमिली को पढ़ेंगे। हालांकि वहां पर भी नहीं बता रखा है कि सोलेनेसी फैमिली जो है कौन से ऑर्डर में आती है। तो आंसर होता है पॉलीमोनियल्स। ये कॉन्वोल्वुलेसी को लो, कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी दोनों का एक ही ऑर्डर है, एक ही गण है। कीप इन माइंड, बनता है क्वेश्चन। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं कि कैटेगरी क्या बताई मैंने? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सबसे बड़ी कैटेगरी है कौन? किंगडम। तो अपन किस में आते हैं? एनिमल किंगडम में। अब हमारा फाइलम कौन है? तो आंसर हुआ कॉर्डेटा। हमारी क्लास क्या है? मेमेलिया। हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा।
हमारी फैमिली क्या है? होमिनिडी। हमारा जीनस क्या है? होमो। और जाति क्या है? सेपियंस। अगर आपको मानव के ये सातों कैटेगरीज याद है तो फिर इनके सामने आपको ये चीज लिखने की इधर आवश्यकता नहीं होगी। प्रैक्टिकल में किया जाता है ऐसे। तो ये है मानव का क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन एक तो ये बना था कि कैटेगरी किसे कहते हैं, तो आप कहोगे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। और अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है, तो क्या आंसर जाएगा? स्पीशीज। लेकिन स्पीशीज को हम मूलभूत कैटेगरी कहते हैं या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, यह भी आता है। अब अगर अपन स्पीशीज की बात करते हैं तो स्पीशीज के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। अब वो क्वेश्चन क्या बनता है? एक तो ये बनता है कि स्पीशीज कहते किसे हैं। एक ही प्रकार के जीव जो आपस में जनन करके फलद संतति देते हों, उसे हम लोग स्पीशीज कहते हैं। आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैपेबल टू इंटरब्रीड अमंग themselves to produce fertile offspring is called as category. हम मानव जाति में हैं तो मानव जाति में ही जनन कर सकते हैं। कबूतर कबूतर वाली जाति में ही जनन कर सकता है, यानी कि दो अलग अलग जातियां आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं। शर्त यह भी है उस जाति की कि वो आगे भी संतान देने में समर्थ हो। अगर वो आगे संतान नहीं दे पाती है तो फिर उसको जाति कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे समाज में होते हैं किंकर, यूनुक, जिन्हें हम आम भाषा में छक्के कह देते हैं, उनको हम मानव जाति में नहीं रखते। दो ही लिंग हैं हमारे देश में, नर और मादा। हालांकि अब कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने उनको तीसरा लिंग घोषित कर दिया है, लेकिन दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्पीशीज। उनको जाति नहीं माना जाता है क्योंकि वो आगे संतान नहीं दे सकते हैं। सो बी केयरफुल। अगर हमारे समाज में भी दो नर और नारी में है, कपल है, जोड़ा है, शादी हो गई, उनके बच्चे नहीं हुए, तो फिर उनके भैया तू मानव जाति का नहीं है, वो तीसरे लिंग में चले गए। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब मैं आपको स्पीशीज की परिभाषा एक बार और बताता हूं। आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैपेबल टू इंटरब्रीड अमंग themselves to produce fertile offspring is called as category. एक ही प्रकार के जीव जो आपस में जनन करके फलद संतति देते हों, उसे हम लोग जाति कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जाति की जैविक धारणा, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, जाति की जैविक धारणा, बहुत पूछा गया है नीट के अंदर ये वाला प्रश्न, जो एक व्यक्ति ने दी थी और उस व्यक्ति का नाम था अर्नेस्ट मेयर। ये परिभाषा क्या थी? ये वही परिभाषा जो मैंने अभी पहले बोली थी कि आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैपेबल टू इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज स्पीशीज। एक ही प्रकार के जीव जो आपस में जनन करके फल संतति देते हों, उसको हम जाति कहते हैं।
अब आपके लिए होमवर्क है कि जो 1.1 टेबल दे रखी है उसके अंदर 4 ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन दे रखा है, याद कर लेना, मैंने बोल दिया उसमें से बन सकता है क्वेश्चन। एक मैन का, एक घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका का, एक गेहूं का, इन तीनों चारों को आपको याद करना है। अब मैं आपको टैक्सोनॉमिक एड्स की तरफ लेके चलता हूं। टैक्सोनॉमिक एड्स जो होता है उसे हम हिंदी में वर्गीकी सहाय कहते हैं। वर्गीकी सहाय का मतलब वो चीजें जो वर्गीकरण का अध्ययन करने में हमें सहायता प्रदान करती हैं, उसको हम लोग वर्गीकी सहाय कहते हैं। यानी कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टैक्सोनॉमिक एड्स, वर्गीकी सहाय। अगर मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एड्स का मतलब होता है कैपिटल लेटर में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। टैक्सोनॉमिक एड्स में हम बात करेंगे हर्बेरियम की। हर्बेरियम को हम लोग पादपालय कहते हैं। ये एक फाइल होती है जो कॉलेजेस वगैरह के अंदर बॉटनी के प्रोफेसर्स बनवाते हैं, और इनके बीच में ये पन्ने होते हैं। इन पन्नों के बीच में अपन लोग पत्तियां रख देते हैं। तो पत्तियां कुछ दिन बाद दाब लगने के कारण सूख जाती हैं, और अगर उसको आप नहीं खोलोगे तो कई वर्षों तक वो वहीं पड़ी रहेगी। तो पहली लाइन दे रखी है कि हर्बेरियम इज द प्लेस वेयर द प्लांट्स आर प्रेस्ड, ड्राइड एंड कंजर्व्ड। उनको संरक्षित रखा जाता है दाब लगाकर, सुखाकर। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि केवल यही हर्बेरियम होता है, प्राकृतिक हर्बेरियम भी होते हैं बेटा। जैसे भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, जो कि कलकत्ता में है, और उसी में एक बॉटनिकल गार्डन है, वो बात करेंगे अपन लोग। अब आता है हमारे पास कि ये हर्बेरियम जो छात्रों से अध्यापक बनवाता है, उसकी साइज कितनी होती है? 11.5 इंटू 16.5 इंच, या 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर। अब आप को टीचर ने बोला, भाई तुम पत्तियों का कलेक्शन करके लाओ जंगल में से, तुम पुष्पों की पंखुड़ियों का लाओ। मोटी चीज़ों को नहीं बोलते वो लोग, कि मोटी चीज़ जो है पन्नों के बीच में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कलेक्शन। जंगल में जाकर पत्तियों का, अलग अलग प्रकार की पत्तियां आप जंगल से कलेक्शन करके आ गए, और टीचर से बोला सर अब क्या करूं? तो बोलेगा इसको सुखाओ, यानी कि क्या करो? शुष्क करो, और शुष्कन या ड्राइंग जो होगी वो दाब लगाकर पन्नों के बीच में रखकर ईंट रख दो या वजन रख दो, दाब लगेगा, पत्ती सूख जाएगी। ये शुष्कन आपने कैसे किया? बाय प्रेशर, कलेक्शन, ड्राइंग। अब आ गया ये प्रेशर, ये चरण है हर्बेरियम बनाने के। फिर चौथा, अब आप क्या करोगे? चढ़ाओगे उस पत्ती को। कहां चढ़ाओगे? इस हर्बेरियम फाइल में। तो क्या किया? इस हर्बेरियम फाइल को खोला,
ये खुल गया पहला पन्ना, और हमने जो है इस पत्ती को यहां पर रख दिया। इसको बोलते माउंटिंग करना। अब आप क्या करोगे? स्टिचिंग यानी कि सिलोगे। आजकल टिक्सो टेप आते हैं, टिक्सो टेप ऐसे लगा दो तो पत्ती हिलेगी डुलेगी नहीं। हमारे समय में नीचे से सुई में धागा पिरोकर ऊपर लाते थे और नीचे गांठ बांध दिया करते थे। तो दिस इज योर लीफ, और ये जो लीफ होती है स्टिचिंग करने के बाद में उसको लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग का मतलब उसका नामांकन करते हैं कि भाई ये किसकी पत्ती है। अब बाद में आप उसको डिपॉजिट कर देते हो, यानी कि टीचर को फाइल बनाकर दे देते हो अलग अलग पत्तियां संग्रहण करने के बाद में। अब जो क्वेश्चन बना था नीट में वो क्या था? वो ये वाला था कि आपको लेबलिंग करनी है तो पत्ती के पेज के इधर कोने में एक कागज चिपकाया जाता है 7 बाई 12 सेंटीमीटर का, और इस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी जाती है? एनसीईआरटी में दे रखा है कि इस पर नेम ऑफ द कलेक्टर, नेम ऑफ द प्लेस, कहां से आपने इसको एकत्रित किया, डेट ऑफ द कलेक्शन यानी कि कौन सी तारीख को संग्रहण किया, तीसरा नेम ऑफ द कलेक्टर, संग्रहणकर्ता का नाम, चौथा लोकल नेम, जैसे अपन इसको घरों पर क्या बोलते हैं, पीपल। फिर पांचवा नाम इंग्लिश नेम, छठा बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम। ये सारी सूचनाएं आपको 7 बाई 12 की पर्ची पर, जिसे राइट बेस कॉर्नर के अंदर चिपकाया जाता है, वहां पर देनी होती है। क्वेश्चन यूं बना था कि कौन सी सूचना नहीं दी जाती है। तो ये रहा आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम जो होता है उसको यदि आप देखो तो काफी इजी होता है बनाना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूं बॉटनिकल गार्डन की। बॉटनिकल गार्डन जिसे हम वनस्पतिक उद्यान कहते हैं वो बताने जा रहा हूं, मगर इसके पहले मैं आपको 2 शब्द सिखाने जा रहा हूं। एक कहलाता है एक्सीटू, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्स्थाने, और दूसरा होता है इन सीटू, स्वस्थाने। स्वस्थान का मतलब एट ओरिजिनल साइट, मूलभूत स्थान पर। हम लोग मानव हैं, हमारा मूलभूत स्थान कौन सा था? जंगल में रहते थे पहले। जब सभ्य हो गए तो मां बाप की शरण में रह रहे। जंगल में हमारी कोई केयर नहीं करता था, या यूं समझे कुत्ता है, जंगली कुत्ता, वो जंगल में घूम रहा है, तो कौन सी अवस्था पर है? अपने ओरिजिनल साइट पर है, यानी कि इन सीटू में है अपने। अब आप उसी कुत्ते को घर लिया और रोज खिलाने पिलाने लगे, यानी कि उसकी देखभाल कौन करने लगा? मानव। और मानव यदि करता है, मानव का हस्तक्षेप हो जाता है, तो उस संरक्षण को, उस कंजर्वेशन को हम लोग एक्स सीटू या उत्स्थाने कहते हैं। कुत्ता आप पाल रहे हो तो आप आगे बीच में, तो यह संरक्षण कैसा हुआ?
एक्स सीटू, और जब वो अकेला जंगल में था तो इन सीटू था। ओके, बॉटनिकल गार्डन मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यानी कि वनस्पतिक उद्यान। एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन है हमारे कोर्स के अंदर दे रखा है, और एक नेशनल बॉटनिकल गार्डन है। एक लखनऊ में है और एक सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम के अंदर है। वहां पर पौधों को जमाया जाता है बेंथम और होकर के वर्गीकरण के अनुसार, लेकिन वहां पर देखभाल करनी पड़ती है उन पौधों की, और देखभाल कौन करेगा? मानव। तो ये बॉटनिकल गार्डन किसका एग्जाम्पल हुआ? एक्स सीटू का एग्जाम्पल हुआ। ओके, सेकेंड पॉइंट which I am going to discuss is your zoological park. जैव उद्यान। जैव उद्यान जो है वह क्या होता है? आप जब छोटे थे, मामा के जाते थे, चाचा के जाते थे, तो शाम को आपको वह अजायब घर ले जाया करते थे। उसी को जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। वहां पर जाने के बाद आपको यह बताया जाता है कि देखो शेर ऐसा होता है, सांप अजगर ऐसा होता है, मगरमच्छ कैसा होता है। वहां पर जाकर आपने जंतुओं की शेप साइज का अध्ययन किया, वो क्या खाता है, कैसी जगह पर रहता है, उनके आवास व निवास के बारे में भी हमको ज्ञान होता है, उनके व्यवहार के बारे में भी हमको ज्ञान होता है। तो ये हुआ तुम्हारा जूलॉजिकल पार्क, जिसको कि मैं जंतु उद्यान कह सकता हूं। तो जंतु उद्यान में से क्वेश्चन ये बनता है कि इसका महत्व क्या है? तो आप कहोगे बाय द हेल्प ऑफ जूलॉजिकल पार्क वी आर एबल टू स्टडी अबाउट द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स। यानी कि जंतुओं के आचार विचार, व्यवहार, साइज, रूप, रंग का अध्ययन किया जा सकता है। उसका हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। अब बात चलेगी कि जूलॉजिकल पार्क किसका उदाहरण है? चलो बताइए आप लोग। वहां शेर रहता है, वो प्राकृतिक आवास में तो नहीं रह रहा है। एक आदमी रोज उसको मांस खिलाता है, उसकी डैन को साफ करता है। इसका मतलब कौन भाग ले रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है? मानव। और मानव करेगा तो ये किसका उदाहरण हो गया? एक्स सीटू का, यानी कि जूलॉजिकल पार्क का उदाहरण हो गया। डन? कम ऑन। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल, दैट इज योर म्यूजियम। मैं म्यूजियम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अब ये म्यूजियम जो होता है वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये म्यूजियम जो होता है वह किस लिए होता है। देखो बेटा, हमने हर्बेरियम पढ़ा। नेचुरल हर्बेरियम जो होता है वहां पर प्राकृतिक पौधों को रखा जाता है, यानी कि जीवित को। और बॉटनिकल गार्डन के अंदर भी लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, और जूलॉजिकल पार्क में भी जीवित जंतुओं को रखा जाता है। लेकिन म्यूजियम जो होता है वहां पर मरे हुए जंतुओं को, मरे हुए पादपों को रखा जाता है। देखा होगा आपने, जयपुर में भी म्यूजियम है, बड़ौदा में भी है, बॉम्बे में भी है। देखना चाहिए, जब भी कहीं अपन बाहर जाते हैं तो इनको जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये सब क्या है और इनका क्या महत्व है। तो हमारा जो म्यूजियम है उसमें मरे हुए जीवों को रखा जाता है। छोटे जीवों को रखने के लिए
एक जार होता है ऐसा, और उसमें फॉर्मेलिन का घोल डाल दिया जाता है ताकि वह सड़े गले नहीं। लेकिन अगर कोई कहे कि सर शेर मर गया, उसको मुझे म्यूजियम में रखना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने कहा वो जार में थोड़ी आएगा, उसके लिए तो आपको स्टफिंग करनी पड़ेगी। उसके अंदर का मांस हड्डी फड्डी जो भी है निकाल कर उसके अंदर भूसा भर के, और वो कंचे होते हैं उसकी आंखें बनाकर, और इस तरीके से स्टफ बना दिया जाता है। जार के अंदर छोटे जंतुओं को रखा जाता है, जैसे कि से वी टॉक अबाउट लिजार्ड, ये छिपकली रही, मर गई, उसको मैं जार में रख सकता हूं। इसी जार के अंदर फॉर्मेलिन के घोल में हम लोग दुर्लभ पादपों को भी रख सकते हैं, यानी कि जैसे पिचर प्लांट है, कीटहारी पौधा है, उसको रखना है अपने को, तो रख दीजिए। तो व्हाट यू हैव टू लर्न दैट इन म्यूजियम dead organisms are kept in formalin solution, but if they are bigger animals, at that moment we just produce their stuff. लास्ट में एक लाइन दे रखी है, बड़ी बढ़िया लाइन है कि म्यूजियम के अंदर अधिकांशतः किसको रखा जाता है? तो आप कहोगे कंकाल को, स्केलेटन को दे रखा है, ध्यान से पढ़ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कीज। कीज का मतलब होता है कुंजी। कुंजी का मतलब यहां पर वो चाबी नहीं है जिससे कि ताला खुल जाता है। पुस्तक होती है, और इस पुस्तक पर प्रत्येक पेज पर 2 स्टेटमेंट लिखे होते हैं। सपोज करो ये कुंजी है, मैंने इसको खोला, ये खुल गई, अब इसमें 2 कथन लिखे हुए हैं। इसकी सहायता से, कुंजी की सहायता से, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। हम जीव को समानता व असमानता के आधार पर पहचान सकते हैं। ये लाइन आ चुकी है। कैसे पहचानेंगे? मैं जो एग्जाम्पल देता हूं वो यह कि ये एक पंख है किसी कीट का, उसको मैंने कांच की तश्तरी में रख दिया, और फिर आपसे बोला मैंने कि बता ये पंख किसका है? आप बोलोगे सर 7,20,000 कीड़े हैं, कहां तक भेजा बड़ा करूंगा? मैंने कि की को यूज कर, मैंने की दे दी। उस की के अंदर पहले पेज के ऊपर 2 कथन थे, 2 स्टेटमेंट थे। तो चूंकि ये जोड़े में है तो हम इसको डुप्लेट या द्विक कहते हैं। उसमें इनको बोलते हैं शिराएं। जैसे पत्ती के अंदर ये शिराएं होती हैं, वेन्स, तो इसमें कितनी वेन्स है? 3। तो यहां लिखा हुआ 6 वेन्स, और यहां लिखा हुआ 3 वेन। कौन सही सूचना दे रहा है? 3 वेन वाला। तो यहां लिखा होगा कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 100, कि इस पेज पर जाइए। फिर आप पन्नों को पलटोगे, फिर उसके किनारों के बारे में आपको सूचना मिलेगी, उनमें फिर वापस 2 कथन आपको मिलेंगे, फिर उन 2 कथनों में से फिर आपको सही कथन को चुनकर आगे बढ़ना है। इस प्रकार से आप बढ़ते जाओगे और एंड के अंदर वो बता देगा कि ये कौन सी कैटेगरी का पंख है, कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो मैंने कहा कि यार ये जो कथन हमको बार बार आगे ले गया उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं मार्गदर्शन। इंग्लिश में कहते हैं लीड। लीड मतलब लीडर, जो आगे आगे चलता है। तो ये आगे आगे बताता जा रहा है आपको। तो ये रहा तुम्हारा लीड। अब बात चलती है कि इन दोनों कथनों को मिला के द्विक कहते हैं, जो आगे ले जाता है उसको मार्गदर्शन कहते हैं। मैंने कि यार ये हर बार एक कथन 2 में बटा, फिर ये नहीं चुना, ये चुन लिया तो ये 2 में बटा,
मैंने कि इसीलिए तो कहते हैं कि द्विभाजित होती है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, या डाइकोटोमस होती है, एनालिटिकल होती है, विश्लेषणात्मक होती है। हमने पूछा कि कैटेगरी को मालूम करने के लिए एक कैटेगरी याद करनी है, तो एक कुंजी, तो इसका मतलब कीज कितने प्रकार की होंगी? 7। कुंजियां कितने प्रकार की होंगी? 7, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि 7 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ओके, अब चले हम आगे कि फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा, आप जयपुर गए या देहरादून गए या शिमला गए, आपने वहां के नागरिक से, लोकल स्थानीय निवासी से पूछा कि यहां पर कौन कौन से पौधे मिलते हैं, तो एक निश्चित स्थान पर, निश्चित क्षेत्र में जो भी वनस्पति पाई जाती है उसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट फ्लोरा। उन्होंने कि सर ये मिलती है। अरे मैंने कि यार एक कागज पे लिख देना यार, कि सर क्या चाह रहे हो आप? मैंने कि फ्लोरा की लिस्ट बना दे तू। उसने मुझे लिस्ट बना के दी, तो फ्लोरा की लिस्ट अगर बन जाती है तो हम उसको मैनुअल कहते हैं। जैसे अपन होटल जाते हैं तो बोलते हैं मीनू देना जरा, उसमें लिस्ट मालूम पड़ जाती है, समझ आ गया? तो यहां पर जो लिस्ट होगी किसी फ्लोरा की उसको बोलते हैं मैनुअल। और मैनुअल में उसने क्या करा, नाम जो है वो उबड़ खाबड़ लिख दिए। उबड़ खाबड़ का मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखे। तो ये हमारी फ्लोरा की जो लिस्ट बनी वो क्या कहलाई? मैनुअल। मैंने कि यार इसको मैनुअल को अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमा के दे। तो उसने कहा कि सर यदि आप मैनुअल को अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमा कर मैं दे दूंगा तो फिर यह आपका कैटलॉग बन जाएगा। हो गया तरीका। फ्लोरा की लिस्ट बनाते हो तो मैनुअल कहलाता है, मैनुअल को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हो तो कैटलॉग कहलाता है। दैट इज द एंड। एंड देन लास्ट टर्म which I am going to discuss is your monograph. उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ क्या होता है जानते हैं आप लोग, समझदार हो गए हो कि मोनो माने एक, ग्राफ माने वर्णन। सो दिस इज योर मोनोग्राफ, यानी कि एक कैटेगरी का वर्णन जो होता है, डिस्क्रिप्शन जो होता है, उसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। और इसी के साथ 11th का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ 11th क्लास, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सारे चैप्टर्स को याद करते चलिए। जो लोग 26 जुलाई को नीट दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। मैं केवल एनसीईआरटी की बात करूंगा, जो कि बहुत ही इजी किताब होती है। केवल समझने की बात होती है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और दिमाग में रखना है। यू विल गेट 100% क्वेश्चंस। और मैंने काफ़ी